गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक है क्रमचय और संचय, जो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसमें काम में आता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो आपके जो प्रायिकता वाला टॉपिक है वो इजीली समझ में आ जाता है। प्रायिकता वाले टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्रमचय और संचय को समझना पड़ता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होते हैं उनको समझना होगा। इसी पर बेस्ड होता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम प्रायिकता निकालते हैं किसी भी मतलब कोई भी घटना घटित होने की कितनी आशंका है, एक अनुमान लगाते हैं, वो आती है हमारे पास प्रायिकता। तो उसको समझने से पहले आपको क्रमचय और संचय समझना होगा। ये टॉपिक बहुत सारी एग्ज़ाम में काम में आता है, जैसे नेवी, एयरफोर्स, नेवी की एग्ज़ाम होती हैं, एयरफोर्स की जो एग्ज़ाम होती है 12th बेस पर जो भी एग्ज़ाम होती है, सेकंड ग्रेड में भी काम में आता है, जो आपकी फर्स्ट ग्रेड है उसमें भी ये टॉपिक काम में आता है। एनडी की एग्ज़ाम में भी काम में आता है, फॉरेस्ट ऑफिसर की एग्ज़ाम है, जहाँ पर भी 12th बेस पर मैथमेटिक्स का कोई भी अगर टॉपिक आएगा, मतलब जहाँ पर भी 12th की जो मैथ आती है वहाँ पर ये टॉपिक हमेशा काम में आता है। देखने में टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ लगता है क्योंकि हम समझते नहीं। अगर इसको आराम से समझा जाए तो टॉपिक बहुत ईजी है। अगर ये टॉपिक समझ में आ जाता तो प्रायिकता इससे भी ईजी हो जाती है। प्रायिकता वाला टॉपिक हम और भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रायिकता, क्रमचय और संचय इसी पर बेस्ड है। तो अगर ये टॉपिक आराम से समझ में आ गया तो प्रायिकता वाला टॉपिक भी आप इजीली कवर कर सकते हो। एक तो होता है क्रमचय, परम्यूटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन, मतलब एक क्रमचय आ गया, एक संचय। क्रमचय तो होता है अगर किसी भी व्यक्ति, पहले तो इन दोनों के जो अर्थ हैं, क्रमचय यानी परम्यूटेशन। परम्यूटेशन होता है जहाँ पर भी क्रम युक्त चेन हो, जहाँ पर भी ऑर्डर काम में आता है। मतलब एक वस्तु को अगर आप ऑर्डर में रख रहे हो, जैसे मान लीजिए 3 वस्तुएं A, B, C, अगर इन तीनों का आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले ये वस्तु रखी हुई थी, फिर ये वस्तु रखी हुई थी, फिर C तीसरी वस्तु रखी हुई, अगर इन वस्तुओं का आपने क्रम चेंज कर दिया और उसके मान में अगर कोई फर्क पड़ता है तब तो वो क्या हो जाएगा, किस में आएगा, क्रमचय में। और इन वस्तुओं को अगर आपके पास क्रम चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो किस में आ जाएगा, कॉम्बिनेशन में। जैसे क्रमचय कहाँ पर काम में आएगा, क्रमचय ये तो हो तो क्या गया, क्रम युक्त चेन, जहाँ पर भी क्रम का इफेक्ट पड़ता है, क्रम युक्त चेन। अब आप सोचोगे क्रम युक्त चेन कहाँ पर है। जैसे आपने संख्याएं लिखी 1, 3, 4, पहले ये लिखी, अब इनको लिखो 3, 1, 4, 3, 1, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4। अब आपने लिख दिया 3, 1, 4। संख्या नंबर्स तो वही हैं, डिजिट तो इसकी वही हैं, 1 था, 3 था, 4, यहाँ पर भी डिजिट तो वही हैं, 3, 1, 4। लेकिन जब आपने इसका क्रम चेंज किया तो इसकी जो वैल्यू है उसमें भी चेंजमेंट हो गया। इसका मतलब जैसे नंबर आपको जहाँ पर भी आपको संख्याएं बनानी है, आपको डिजिट दे रखी है, वहाँ पर उनसे आपको नंबर्स बनाने होते हैं, वहाँ पर क्या काम में आएगा, क्रमचय काम में। एक तो ये हो गया। एक आपको जैसे लेटर्स दे रखे हैं, आपने लिखा, पहले लिखा फुल, ये और कुछ मान लो, ये मान लो YOUNG, आपने कोई भी एक वर्ड ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपने इसके लेटर चेंज कर दिया, इसके लेटर, इंग्लिश के जो लेटर्स हैं इनको अगर आपने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो इसके मान में भी चेंजमेंट होगा, इसकी वैल्यू में भी क्या आएगा, चेंजमेंट। पहले जो वर्ड था ये था, अब वर्ड कौन सा हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा। ये मान लो 3 वर्ड दे रखे हैं PUT, आप लिखो TUP, चेंज हुआ ना। अब आप ये तो बोल नहीं सकते कि दोनों वर्ड सेम हैं। तो जहाँ पर भी आपके पास क्रम चेंज करने पर उसके मान में फ़र्क पड़ता है, वहाँ पर हम क्या काम में लेते हैं, वहाँ पर हमारे पास काम में आता है, क्रमचय काम में आता है। और जहाँ पर भी क्रम चेंज करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे आपको मान लीजिए आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर आपको किसी क्रिकेट की टीम बनानी है या किसी और चीज़ की टीम बनानी है, आपको टोटल चाहिए क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी चाहिए। अब 11 खिलाड़ी ये तो है नहीं कि पहले रमेश आएगा, फिर महेश आएगा, फिर सुरेश आएगा, फिर और कुछ आएगा। तो जो वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी, चाहे पहले सुरेश को रखो चाहे किसी को रखो, 11 खिलाड़ी हैं तो वो 11 खिलाड़ी रहेंगे, पहले चाहे आप सुरेश को रख दो चाहे इसको रख दो। मतलब जहाँ पर भी आपको कमेटी बनानी हो,
जहाँ पर आपको टीम बनानी हो, जहाँ पर आपको कोई सदस्य, किन्हीं सदस्यों का चुनाव करना हो, वहाँ पर हमारे पास क्या काम में आता है? संचय। क्रमचय तो कहाँ पर काम में आएगा? क्रमचय काम में आएगा शब्द बनाने में, लेटर शब्द बनाने में, मतलब वर्ड्स बनाओगे ना, शब्द बनाने में काम में आएगा, वर्ड्स बनाने में। और कहाँ पर काम में आएगा? नंबर, संख्याएं बनाने में। नंबर्स होते हैं डिजिट, नंबर्स डिजिट, संख्याएं बनाने में नंबर्स, डिजिट दे रखे हैं उनमें काम में आता है। और जो भी वैल्यू आपको, जैसे आपको निकालनी है 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, वो सारी आपको वैल्यू निकालनी है, वहाँ पर हमारे पास क्या काम में आता है? क्रमचय काम। और ये काम पर काम में आएगा? संचय काम में आता है समितियाँ बनाने में, टोली बनाने में, या जहाँ पर आपको कोई ग्रुप लेना है, किसी का कलेक्शन करना है। जैसे आपको 5 सेब लेने, 10 में से 5 सेब लेने हैं, अब वहाँ पर क्या काम में आएगा? अब 5 सेब ये तो है नहीं कि एक बार लाल आएगा, एक बार हरी सेब आ गई, एक बार ग्रीन और कोई सेब आ गई, एक बार पीली सेब आ गई। अब सेब तो वो सेब है, जैसी है वैसी रहेगी। अगर कलर दे रखे हैं तो अलग बात, कलर तो दे ही नहीं रखे वहाँ पर, तो वहाँ पर भी हमारे पास क्या काम, वहाँ पर क्या काम में आएगा? कॉम्बिनेशन काम में आएगा ये वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास ये आपको पहले तो ये पता चला कि परम्यूटेशन एक तो क्रमचय कहाँ पर काम में आता है, एक संचय कहाँ काम में आता है। अब आपको बहुत बार पूछ लेता है, कुछ नंबर दे देता है। जैसे आपको नंबर दे दिए 1 2 3 4 5। ये एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, जब भी आपको ये नहीं बोला जाए कि संख्या की पुनरावृत्ति हो, क्योंकि संख्या पुनरावृत्त हो सकती है, मतलब एक संख्या दोबारा आ सकती है। जब भी आपको ये बोले कि संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, तब तक आपको पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तब तक आपको यही मान के चलना है क्वेश्चन में कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही। अगर स्पेशल देता है क्वेश्चन में कि संख्या की जो डिजिट दे रखी है उसकी पुनरावृत्ति होगी, किसी भी नंबर की जो आपको दे रखा है, किसी भी डिजिट, कोई भी अंक दे रखा है उसकी पुनरावृत्ति होगी। तो अगर स्पेशल दे रखा है तब हम पुनरावृत्ति करते हैं उसकी, नहीं तो हम उसका रिपीटेशन नहीं करते हैं। रिपीट तभी होगा जब अगला क्वेश्चन में देता है कि कोई भी डिजिट है वो रिपीट हो सकती है, उस कंडीशन में हम डिजिट को रिपीट करें। अब हम संख्या निकाल, पहले तो देखो एक तो कंडीशन काम में आते, बहुत बार देता है कि 2 व्यक्ति हैं, ए किसी प्रकार की घटना दे रही, ए कोई भी घटना दे रखी है जो कितने प्रकार की है, m प्रकार से चेंज हो सकती है। मतलब उस घटना के घटित कोई भी एक घटना दे रही है, उसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? m प्रकार से लिख सकते हैं। b दूसरी कोई भी दे रखी है जिसको हम n प्रकार से लिख सकते हैं। कोई भी दे रखी है, कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दे, कोई भी ड्रेस है, आपके पास 3 शर्ट है, आप 3 शर्ट को कितने तरीके से पहन सकते हो गए ना? तरीके एक घटित होने के जो मतलब कितने तरीके होंगे वो आपको, इसके कुल तरीके, ए के तरीके कुल कितने हो गए? कुल तरीके m, b के कुल कितने तरीके हो गए? कुल हो गए n। ए के कुल तरीके, b के कुल तरीके, ए के हमने m मान ली, b के हमने कुल कितने तरीके मान लिए? n मान लिए। तब आपको अगर पूछे कि a या b, एक तो पूछ सकता है a और b यानी a एंड b, और एक कौन सी कंडीशन काम में आ सकती है? एक कंडीशन काम में आती है ए या बी, दोनों में से कोई एक। ए या बी का मतलब तो है दोनों में से एक, और ए और बी का मतलब है दोनों साथ में। यहाँ पर काम में आएगा ए और बी ये काम। तो जहाँ पर भी और की या की कंडीशन आती है वहाँ पर तो हमेशा ध्यान रखना प्लस होता है। जहाँ पर भी और की कंडीशन काम में आती है वहाँ पर तो क्या होगा? प्लस। ए के कुल कितने तरीके थे? m, b के कुल कितने तरीके? n। तो a या फिर b इसके जो घटित होने के कुल तरीके होंगे वो कुल कितने तरीके होंगे? m प्लस n तरीके होंगे। वही अगर एंड दे रखा है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, a और b के कुल घटित होने के तरीके होंगे m डॉट n आई। मतलब जहाँ पर भी और आएगा वहाँ पर आपको यही ध्यान रखना मल्टीप्लाई आता है। अगर आप सेट ले रहे हो, एक सेट में भी आता है, सेट में आता है यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यूनियन तो काम आता है और के लिए, और इंटरसेक्शन काम में आता है एंड के लिए। वहाँ पर इसमें इंटरसेक्शन, इसमें काम में आता है यूनियन, और इसमें कौन सा काम में आएगा? इंटरसेक्शन काम में आता है, इंटरसेक्शन वही। तो इनकी जो वैल्यू होती है, मतलब जहाँ पर ही आपको एंड दिखे वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, यही है। जैसे आपको दे दे कि कोई भी है
मोहन मान लो, मोहन के पास, मोहन है, मोहन के पास कुल कितने सेट दे रखे हैं आपको? मोहन के पास 5 सेट, 5 सेट्स हैं। मोहन के पास कुल कितने सेट हैं? 5। 4 पेंट हैं, पेंट मान लो एक बार, 4 कितनी हैं? पेंट। मोहन के पास 5 सेट्स हैं, 4 पेंट हैं। अब इनको 5 सेट्स और 4 पेंट, इनको पहनने के कुल तरीके अलग अलग पूछ सकता है। 5 सेट्स, 5 एंड, एक तो 5 सेट दे रखे हैं और दूसरा क्या दे रखा है? 5 तो सेट्स हो गए और एंड 4 कितनी होगी? पेंट हो गए। मतलब इन दोनों को साथ में पहनने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं? आपको दोनों पहनने, पैंट और शर्ट दोनों को पहनने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं? तो दोनों को पहनने के कुल कितने तरीके आएंगे आपके पास? पैंट को पहनने के कुल कितने तरीके हो गए? शर्ट को 5 और पैंट को पहनने के कुल कितने तरीके हैं? 4। तो दोनों को आप कितने तरीके से पहन सकते हो? 20 तरीके। अब वो 20 तरीके कौन कौन से हुए? जैसे मान लीजिए 2 ही मान के चलो, एक बार 2 पेंट है, एक काली हो गई, एक सफ़ेद हो गई, ऐसे शर्ट आएगा। ये तो पैंट हो गई, एक काली एक सफ़ेद, एक शर्ट आ गया, एक तो नीला मान लिया, ब्लू मान लिया, और एक क्या मान लिया? लाल मान लिया, ये शर्ट। अब इनको पहनने के कुल कितने तरीके हुए? 2 × 2 4। काली पैंट, नीला शर्ट, काली पैंट, लाल शर्ट, यहाँ से सफ़ेद पैंट, नीला शर्ट, सफ़ेद पैंट, लाल शर्ट। इस प्रकार इसको पहनने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं? 4। एक और ले सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने एक और ले लिया, यहाँ पर नारंगी ले, और तो अब कुल कितने होंगे? यहाँ से 3 × 2 6 आएगा, मतलब 3 यहाँ से आ जाएगा, नारंगी, नीला, नारंगी, लाल, प्रत्येक के साथ। अब अगर आपको पूछे कि ये जो टोटल पैंट और एंड दे रखे हैं, शर्ट दे रखे हैं, उन दोनों में से किसी एक को पहनने के, मतलब जहाँ पर दे दे कि पैंट या फिर क्या है? शर्ट, पैंट या शर्ट, या की कंडीशन दे दी, और पैंट या शर्ट को पहनने के 5 थे, प्लस कितना आएगा? 4 आएगा। मतलब टोटल कितने तरीके हो सकते हैं? 9। या तो पैंट या फिर शर्ट, टोटल 5। यहाँ से पैंट पहन सकते हो, काली पहन ली, लाल पहन ली, नीली पहन ली, ऐसे शर्ट पहन सकते हो। पैंट या शर्ट में से एक के लिए आपको कंडीशन पूछी है, दोनों के लिए नहीं, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या जाएंगे? कुल कितने तरीके होंगे? 9 होंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको ये समझना। अब देखो पहले संख्याएँ आती हैं, वो संख्याएँ पहले डिवाइड करने के मेथड आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्रम से निकालेंगे। अब 2 से विभाजकता का नियम क्या है? 2 से विभाज्य कोई भी संख्या है वो डिविजिबल है किससे? 2 से। तो 2 से विभाज्य का नियम और 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अगर किसी भी संख्या के अंत में जो अंतिम संख्या है, कोई भी अगर आपको संख्या दे रखी है, उसका अंतिम अक्षर, अंतिम लेटर, लास्ट लेटर, वो किससे डिवाइड होना चाहिए? लास्ट लेटर, लास्ट जो नंबर है, लास्ट डिजिट ले सकते हो, लास्ट डिजिट वो किससे डिविजिबल होने चाहिए? हाँ, संख्या की जो लास्ट डिजिट दे रखी है, संख्या की लास्ट डिजिट, लास्ट जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? वो डिविजिबल होना चाहिए इज डिविजिबल बाई 2 जो लास्ट नंबर है, जैसे मान लीजिए संख्या दे रखी है 4 6 3 दे दिया, यहाँ पर 3 लास्ट डिजिट हो गई, और ये जो डिजिट है इकाई का अंक मान सकते हो, इकाई का या यूनिट डिजिट लिख सकते हो, ये मान लो इकाई अंक, इसके स्थान पर ये लिख सकते हो इकाई अंक किससे विभाजित होना चाहिए? इकाई अंक 2 से विभाज्य हो, तो वो संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी? 2 से विभाजित होगी। जो इकाई का अंक है वो किससे विभाजित हो? वो 2 से विभाजित हो, तो वो संख्या हमेशा किससे विभाज्य मानी जाती है? 2 से। अगर यही आपको दे रखा है 4 से विभाज्यता नियम, 4 से विभाज्य का नियम, और 4 से विभाज्य का नियम क्या होता है? 4 से विभाजकता का नियम होता है अंतिम 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, यानी इकाई और दहाई, टोटल कितने हो गए? दहाई अंक तक की संख्या 10, पहले यूनिट आती है, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, ये कंडीशन।
जो अंतिम जो दो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, जो संख्या दे रखी है उसकी जो डिजिट हैं लास्ट की 2 भी आपको डिजिट दे रखी हैं, वो हमेशा किससे डिविजिबल होने चाहिए? 4 से। 4 से भी यही देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, मतलब कितने नंबर आ जाएंगे? 2 नंबर आएंगे। लास्ट के 2 डिजिट हैं वो किससे? जैसे आपने लिखा 4 3 2, अब आपको पूछे कि 2 से किससे? 4 से डिविजिबल है कि? तो लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करेंगे। अगर ये 4 से डिविजिबल हैं तो ये भी पूरा जो नंबर है वो 4 से क्या होगा? डिविजिबल। 4 से डिविजिबल है, यहाँ से 4 से डिविजिबल करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा? 4 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबलता का यही रूल है, अगर किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट 2 जो डिजिट दे रखे हैं वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 4 से। और लिख लो, जैसे आपने 9 6 3 2 1 4 6 4 ये लिख दिया। अब आपको इस नंबर को चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको तो सिर्फ इतना चेक करना है, लास्ट की 2 डिजिट वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 4 से। अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 4 से। अगर ये लास्ट की 2 संख्याओं में जो लास्ट के दो संख्या दे रखें उनमें 4 का भाग जाता है तो वो संख्या भी किससे विभाज्य होगी? 4 से। इसमें जा सकता है भाग 4 का, तो ये संख्या जो पूरे जो नंबर देगा वो किससे डिविजिबल होगा? 4 से। 8 आ जाएगा, इसके बाद 8 आएगा, मतलब 2 से। अगर आपको यही करना है 10 तक चेक करेंगे पहले 2 से, तो 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को किसके इक्वल लिखा जा सकता है? 8 को हम लिख सकते हैं 8 2 × 2 × 2, और 8 से विभाज्य का जो नियम है, विभाजक तक का जो नियम है, वो लास्ट की 3 डिजिट जो लास्ट की 3 डिजिट दे रखी हैं वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए? वो इसमें तो था 2 के लिए, यहाँ पर 2 × 2 × 2 3 बार आ रहा है, मतलब किससे डिविजिबल होनी चाहिए? लास्ट की कितने डिजिट? 3। यहाँ पर चेक करोगे, जैसे मान लीजिए ये है, इसी को अगर आपको चेक करना है तो लास्ट की 3 डिजिट वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। हो जाएगा? या फिर चेक कर लिया करो जो नंबर है वो किससे? 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और किससे डिविजिबल होना चाहिए? 2 से भी डिविजिबल, क्योंकि 4 × 2 दोनों से डिविजिबल होगा, तो वो किससे हो जाएगा? 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा। वो तरीका भी लगा। 8 से डिवाइड करोगे इसको तो 8 × यहाँ से लिख सकते हैं, कितना आएगा? 5 आ जाएगा, 40 आएगा, फिर बचेगा 6, और 6 बचेगा तो यहाँ से 64, ये कितना आएगा? 8 आ जाएगा। मतलब ये जो लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, लास्ट के जो 3 संख्याएं नंबर दे रखे हैं वो किससे डिविजिबल हैं? वो डिविजिबल हैं 8 से। तो जो हमारे पास जो नंबर दे रखा है वो भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से। किससे डिविजिबल होगा? 8 से डिविजिबल होगा। अब अगर आपको पूछे कि जो संख्याएं दे रखी हैं, जो आपको नंबर दे रखे हैं, ये तो हो गया 2 के लिए हो गया, 4 के लिए हो गया, 8 के लिए। अब आ जाओ 3 पर। 2 4 8 तो आ गए, अब 3 पर आ जाओ। 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल के लिए आपको कंडीशन दे, जैसे नंबर दे रखे हैं 1 3 4 3, ये नंबर दे रहे। 2 से डिविजिबल तक की कंडीशन है, इन सब का जो सम है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी लेके चलो, जैसे आपने ये लेके चले, क्या माने, यहाँ से इसी को चेक कर लेते हैं। इसको ऐड करोगे 1 + 3 + 4 + 3, ये कर लें, किससे डिविजिबल होना चाहिए? टोटल अगर इन सबको ऐड करोगे तो वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए किससे? 3 से। यहाँ से ऐड करोगे तो वैल्यू क्या है? 3 + 4 7 हो गया, 7 + 3 10 हो गया, 10 + 1 11 आएगा। अब ये जो नंबर है अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और ले सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा 1 3 3 हो गए, से 5 आ गया। अब आपको इस नंबर को चेक करना है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 1 + 3 + 3 + 5 ऐड करोगे, 5 + 3 8 हो गया, 8 + 3 11 प्लस, और ये आएगा 12 है, और ये 3 से डिविजिबल है, तो ये जो नंबर है वो भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से। चेक कर लो, 3 से डिविजिबल करोगे 3 × 3, यहाँ से आएगा 4, बचेगा 1, फिर से आएगा 4, बचेगा 1, और फिर से लास्ट में क्या जाएगा? 5 आएगा। तो ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। मतलब जो कोई भी आपको संख्या दे रखी है
कोई भी आपको नंबर्स दे रखे हैं उनके डिजिट का सम करो, अगर वो सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ये वैल्यू है 3 से डिविजिबल। आप कितने भी नंबर दे रखे हो, जैसे आपको ये चेक करना है 1 6 7 8, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, एक बार देख लेंगे 9 4 3 2 1। आप इसको डिवाइड करोगे या फिर इससे अच्छा है इसका सम कर दो। यहाँ से क्या आएगा 1 + 6 + 7 + 8 + 9 आएगा, +4 आएगा, प्लस आएगा 3 + 2 + 1 आएगा। यहाँ से इसमें एक और तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपको पता है 3 से डिविजिबल कर रहे हैं इन सब का सम, तो जहाँ पर भी 3 6 आए 9 आए उन सबको पहले कैंसिल कर दो, बाकी जो नंबर बचेंगे 3 6 3 के मल्टीपल जो भी नंबर आ रहा है 6 आ रहा है इसको कैंसिल कर दो, 9 को कैंसिल कर दो, 3 को कैंसिल कर दो, सम और भी ईजी हो जाएगा क्योंकि ये नंबर तो आपको पता है ये किससे डिविजिबल होंगे। यहाँ से ऐड करोगे तो 3 से डिविजिबल, या फिर इन सबको ऐड कर लो वापस, एक ही बात है। यहाँ से ऐड करोगे क्योंकि आप देखो जैसे मान लीजिए ये है 1 प्लस अभी हमने लिखा था 3 कितने है 6 7 और 5 लिखा था, इन दोनों को कैंसिल करो, ऐड ही तो कर रहे थे, और 5 + 1 ये भी क्या आएगा 6 जो कि किससे डिविजिबल है 3 से, तो वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा 3 से। तो 3 के मल्टीपल जो भी हैं उनको कैंसिल। यहाँ से क्या बचा 7 + 1 8 हो गया, 8 + 4 कितना आ गया 12 है, इनको भी कैंसिल कर दो। 1 + 7 8 हो गया, 8 + 4 12 है कैंसिल। 8 + 2 कितना आएगा 10, 10 + 1 कितना आएगा 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब जो नंबर होगा वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 3 से डिविजिबलता की कंडीशन है, जो नंबर दे रखा वो 3 से विभाज्य नहीं होगा। 5 का सबसे ईजी है, 5 का तो आप निकाल सकते हो, 5 का तो सबसे ईजी होता है। और 5 का क्या है लास्ट का जो भी आपको नंबर दे रखा उसमें लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, वो दोनों किस में होंगे 5 से। लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, तो वो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा 5 से होगा। 5 का तो सबसे ईजी है क्योंकि लास्ट में क्या होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए 5, अगर इन दोनों के अलावा कोई नंबर है तो वो कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 अब आ जाओ 6 से, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, मतलब इसमें आपके पास 2 कंडीशन अप्लाई होंगी, एक तो 2 से डिविजिबल, मतलब जो नंबर दे रखा आपको वो 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए, और जो नंबर दे रखा आपको वो 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। अगर दोनों नंबर्स हैं 2 से और 3 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा 6 से डिविजिबल होगा। ये कंडीशन आएगी किससे 6 से डिविजिबलता की कंडीशन आएगी। 9 के लिए भी कंडीशन है, 7 के लिए बाद में देखेंगे, पहले एक बार इतनी 9 के लिए जो डिविजिबिलिटी की कंडीशन है, मतलब कोई भी अगर नंबर दे रखा 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 हो गया 9 ही आएगा। 9 के लिए हमारे पास कंडीशन होगी कि अगर जो भी आपको नंबर दे रखा है सेम वही कंडीशन है, 9 के लिए वही कंडीशन अप्लाई होगी जो किसके लिए अप्लाई हो रही है 3 है, और 3 के लिए वही कंडीशन, मतलब जो आपको नंबर दे रखे हैं उसमें जितने भी डिजिट हैं उनका सम करोगे, और सम करने के बाद जो वो नंबर है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 9 से डिविजिबल है तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है तो अगर उन सब का सम करने के बाद, इसका मतलब जो डिजिट उनका सम किया 9 से डिविजिबल हुआ तो जो नंबर है वो भी किससे डिविजिबल होगा 9 से। कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो जैसे 1 6 7 9 8 3, इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं 4 6 7 ये लिख सकते हो। अब क्या करते हैं सम करने में, इनका सम करने में दिक्कत, तो हम क्या करेंगे 9 का जो भी मल्टीप्लाई उनको क्रॉस कर सकते हो। पहले तो ऐसे करेंगे, यहाँ से देखो 1 + 6 + 7 आएगा, प्लस आएगा 9 प्लस आएगा 8 प्लस आएगा 3 और प्लस 4 आएगा, प्लस आ जाएगा 6 प्लस आएगा 7, ये वैल्यू है। इन सबको ऐड करो, 1 + 6 7 होगा, 7 + 7 14 आ गया, 14 + 9 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 14 + 9 आ जाएगा 23, 23 + 8 31 34 31 34 38, और यहाँ से कितना आएगा 44, और यहाँ से आएगा 51, मतलब टोटल जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी 51, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ से 9 से डिविजिबल नहीं है,
इसका मतलब 9 से डिविजिबल नहीं है 9 से, तो ये जो नंबर है ये भी किससे डिविजिबल नहीं होगा 9 से। एक बार 51 है, अगर इसमें लास्ट नंबर हो 3, अब देखो 51 था, 51 प्लस 3 कितना आएगा 54। अब यहाँ से हम 9 से डिविजिबल कर सकते हैं, तो 9 से डिविजिबल करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 9 से, मतलब ये जो नंबर है अब ये किससे डिविजिबल होगा 9 से, चेक कर लें। या फिर मैंने एक और तरीका आपको बताया, जैसे इनका सम करोगे 54 आ रहा है, कई बार सम करने में गलत हो जाए, तो 9 या 9 का मल्टीपल जो भी नंबर आ रहा है उनको कैंसिल करते जाओ। आपके पास जहाँ पर भी 9 आए 9 का मल्टीपल बाकी रखा करो। 1 प्लस यहाँ से चेक कर लो, यहाँ से 9 आ गया कैंसिल, 6 प्लस 3 ये भी कैंसिल 9 हो गया, और क्या रहा है 1 प्लस 8 ये भी कैंसिल, कितना आ गया 9, 7 प्लस 4 या फिर और देखो 6 प्लस 3 कैंसिल, यहाँ से आएगा 7 प्लस, अब इनको ऐड कर लो 7 प्लस 7 14 हो गया, 14 प्लस 4 कितने आ गए 18, किससे डिविजिबल है 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब जो नंबर होगा वो भी किससे डिविजिबल होगा 9 से। ऐड करने में इतना ऐड क्यों करना, 54 लिखोगे 86 लिखोगे, क्योंकि कई बार ऐसी वैल्यू भी दे देता है जहाँ पर 86 हो जाता है, वहाँ पर गलत होने के चांस है। इसका मतलब है जो इससे 9 या 9 के मल्टीपल हैं उनको कैंसिल करते जाओ। जैसे आपके पास ये आ गए, यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे आपने किसी भी 2 नंबर को ऐड किया, इनको ऐड किया, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 7 प्लस 6 7 14 आएगा, 9 में से कितने बचे 5, ये भी लिख सकते हो 5, रिमेनिंग करते जाओ, जितना रिमेनिंग करोगे लास्ट में जो वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू आ रही है 9 से डिविजिबल है तो जो नंबर होगा वो भी किससे डिविजिबल होगा 9 से डिविजिबल होगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ से ये तो हो गई डिविजिबल। अब आपको जैसे नंबर दे रखे हैं उन नंबर से आपको चेक करना होता है। जैसे आपको कुछ नंबर दे दिए कि आपको 4 से डिविजिबल होने वाले इसमें कुल कितने नंबर होंगे, कुछ नंबर दे दिए। इसमें भी अलग अलग कंडीशन आती हैं, एक तो वो कंडीशन आ सकती है जिसमें 0 हो, और एक वो नंबर वो डिजिट जिनमें 0 इंक्लूड नहीं हो। तो सबसे पहले हम वो नंबर निकालेंगे जिसमें 0 इंक्लूड नहीं हो, एक वो नंबर निकालेंगे जिसमें हमारे पास 0 इंक्लूड हो। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, आप फॉर्मूला आप सभी जानते हो, परम्यूटेशन क्रम से, इसमें तो हमारे पास फॉर्मूला काम में आता है कौन सा परम्यूटेशन, मतलब n में से अगर आप कोई p वस्तुएं ले रहे हो, n आपको टोटल आपको कंडीशन दे रखी है, उसमें से आपको p कंडीशन एज्यूम करनी है, तो उसमें से अगर n में से p ले रहे हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, सॉरी n में से r ले रहे हो NPR, p का मतलब हो गया परम्यूटेशन NPR, और इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये परम्यूटेशन के लिए फॉर्मूला होता है, क्रमचय के लिए फॉर्मूला। वही कॉम्बिनेशन में अगर निकालोगे, कॉम्बिनेशन NCR की वैल्यू निकालनी हो, और कॉम्बिनेशन में अगर वैल्यू निकालोगे NCR किसके लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, तो कॉम्बिनेशन में हमारे पास कंडीशन आएगी कॉम्बिनेशन, इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस किसके इक्वल आएगा, r के इक्वल आएगा, ये वैल्यू है। जैसे आपको वैल्यू निकालनी है 7C3 की वैल्यू, इसी में एक और वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू आपकी वैल्यू आएगी किसके इक्वल NCN माइनस r, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, सेम आती है, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आ सकती है क्या, नहीं आएगी, इसमें वैल्यू सेम आएगी NPR मत कर, इसमें वैल्यू निकालोगे NPR था, और यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं n माइनस r, इसकी वैल्यू इसमें रख के देखो फैक्टोरियल n आएगा, फिर r के स्थान पर क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस r, फिर n माइनस r करोगे तो n माइनस n माइनस r, वैल्यू कैंसिल, यहाँ से वैल्यू निकालो फैक्टोरियल n आएगा, फैक्टोरियल r आएगा, n माइनस r, फिर आएगा n माइनस, वापस आएगा n माइनस r, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, वापस वैल्यू किसके इक्वल आएगी, परम्यूटेशन जो है उसी के, मतलब परम्यूटेशन हम वैल्यू दोनों की वैल्यू कहेंगे सेम आएंगे। फ़ायदा होता है इसका, आप सोचोगे आप इसका, जैसे आपको निकालना हो परम्यूटेशन निकालना है 11, आपको निकालना है p 8 की वैल्यू निकालनी है या 9 की वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, 11 p 2 के इक्वल भी लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम, तो यहाँ से आएगा फैक्टोरियल 11 आएगा। अगर इसको हम सोल्व करेंगे
फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 2 आएगा, फैक्टोरियल 9 आएगा। आ गई वैल्यू। इसको सोल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 11 × 10 और यहाँ से क्या आएगा 2 × 1, क्योंकि फैक्टोरियल साथ में क्या आएगा फैक्टोरियल 9, नीचे भी क्या है फैक्टोरियल 9, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 11 × 10 आएगा, अपॉन में आएगा 2, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई। अब यहाँ से हम डायरेक्ट एक और कंडीशन लिख सकते हैं, जैसे आपको 11 Pn की वैल्यू निकालनी है, मतलब P9 की वैल्यू, तो 11 × इसको डिक्रीजिंग फॉर्म लिखो, घटते हुए क्रम में कितनी बार लिखना है। पहले तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11 P2 लिख सकते हैं उस कंडीशन से, दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम। इसको हम लिख सकते हैं 11 × 10 लिख सकते हैं, अपॉन में क्या आएगा 2 × 1 आ जाएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। इजी है। 2 के लिए भी लिखो डिक्रीजिंग फॉर्म में, 11 को भी डिक्रीजिंग फॉर्म में। 11 को कितनी बार लिखना है, जितनी नीचे वैल्यू है उतनी ही बार लिखना है, चाहे उससे लिख लो, उससे भी आंसर सेम आएगा, उससे कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो ये फॉर्मूले हमारे पास इसमें कम है। आगे ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एक तो यहाँ से देखते हैं, आगे हम इसकी वैल्यू नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये वैल्यू।